लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य शैक्षिक विचारक, जिसमें आज हमारा टॉपिक है फ्रेडरिक फ्रोवेल। फ्रेडरिक फ्रोवेल का नाम आप सबने सुना है, क्योंकि फ्रेडरिक फ्रोवेल की शिक्षा पद्धति केवल जर्मनी में नहीं, जर्मनी के बाहर विभिन्न देशों में, यहाँ तक कि हमारे देश भारत में भी व्यापक रूप से प्रसारित है। इनकी किंडरगार्टन पद्धति बड़ी सराहनीय है। यदि इनके शिक्षा दर्शन के बारे में या जीवन दर्शन के बारे में बात करें तो फ्रेडरिक फ्रोवेल का जन्म 21 अप्रैल 1782 ईस्वी में जर्मनी के ओवरवेस नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जॉन जैकब फ्रोवेल थे, जो एक पादरी थे। इनकी माता का नाम जोकोबिन था। फ्रोवेल के जन्म के 9 माह बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिन्होंने इस शादी करने के बाद दोनों लोग माता पिता दोनों से ही फ्रेडरिक फ्रोवेल को प्रेम और लगाव नहीं मिला, जिसकी वजह वह प्रकृति में इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते थे। कुछ दिन के बाद ही इन्होंने वन रक्षक का नौकरी कर ली, जहां पर इन्होंने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। इसके बाद इनके मामा की दृष्टि इनकी तरफ गई और उन्होंने इनके चचेरे भाई के साथ इनको जेना विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। वहां पर भी इनका बहुत मन नहीं लगा और यह सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद यह वहां से वापस आए और इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, किंतु विद्यालय में इन्हें अच्छा माहौल नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्हें आर्थिक तंगी के कारण उस विद्यालय को बंद करना पड़ा। इसके बाद ये कई जगह भ्रमण किए। इसके बाद फिर इन्होंने किंडरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना की। किंडरगार्टन नामक विद्यालय की स्थापना से पहले इन्होंने एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का काफी प्रचार प्रसार हुआ और इनकी शिक्षा पद्धति इतनी लोकप्रिय हुई, जिसकी वजह से जगह जगह किंडरगार्टन पद्धति के स्कूल खुल गए। किंतु तत्कालीन सरकार को यह महसूस हुआ कि यह क्रांति है, इसलिए उसने इनके सभी स्कूल बंद करा दिए, जिसकी वजह से मात्र 70 वर्ष की आयु में इनकी शोक की वजह से 21 जून 1852 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके विद्यालय बंद हो जाने की वजह से इन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। अब इनके हम शिक्षा दर्शन की बात करें तो फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा दर्शन के 2 सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है एकता का सिद्धांत। फ्रोवेल का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उसमें एकता हो। शिक्षा के क्षेत्र में सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में सामंजस्य होना चाहिए और वह तभी संभव है जब एक दूसरे से जुड़े रहें, एकीकरण हो और घनिष्ठ रूप से आगे बढ़ें। इसके बाद है विकास का सिद्धांत। फ्रोवेल का मानना था कि एकता के सिद्धांत या एकता के द्वारा ही विकास संभव है। जब हम मिलकर कोई कार्य करते हैं तभी हम आत्मनिर्भर बन पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए एकता और विकास के सिद्धांत पर ही हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद है फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा कार्य। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने पर बल देती है। इसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य। निम्नलिखित शिक्षा के उद्देश्य है, जिसमें पहला है बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि बालक के व्यक्तित्व का विकास विद्यालय में ही संभव है और विद्यालय में जब बालक को विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पक्षों पर बल देकर शिक्षित किया जाएगा, तभी उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। इसके बाद है बालक का वातावरण एवं प्रकृति से एकीकरण स्थापित करना। फ्रोवेल का मानना था कि बालक का वातावरण और प्रकृति से एकीकरण होना चाहिए, मतलब वातावरण और प्रकृति दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है और
दोनों एक में समाहित है। ऐसे में बालक को इसे समझने की जरूरत है, वह अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करे और अपने प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद अगला बिंदु है बालक के उत्तम चरित्र का निर्माण करना। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के उत्तम चरित्र का निर्माण करना है। जब तक बालक का चरित्र उत्तम नहीं होगा तब तक उसका किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इसके बाद है बालक का आध्यात्मिक विकास करना। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि मनुष्य का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है और ऐसे में बिना आध्यात्मिक विकास के या बिना आध्यात्मिक ज्ञान के वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद है बालकों को उनमें निहित दैविक शक्ति का आभास कराना। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि बालक में सब कुछ है, पहले से ही बालक में सभी शक्तियां विद्यमान हैं। ऐसे में उसे उन शक्तियों के बारे में आभास कराना है जो शिक्षा के द्वारा ही संभव है, ताकि वह समझ सके कि वह क्या है और किस प्रकार से वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसके बाद है फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन पद्धति पर विस्तृत पाठ्यक्रम तय किया था, जिसमें उनका मानना था पहला कि पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होना चाहिए। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि पाठ्यक्रम सैद्धांतिक न होकर क्रिया पर आधारित होना चाहिए। विद्यालय में जितने भी क्रियाकलाप हैं वह किसी न किसी छोटी मोटी क्रियाओं से जुड़े हों, ताकि वह पाठ्यक्रम को आसानी से समझ सके और वह उसके लिए रोचक हो। इसके बाद है विषयों में परस्पर एकता स्थापित होनी चाहिए। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि जो भी विषय छात्र को पढ़ाए जाएं उनमें परस्पर एकता होनी चाहिए, मतलब पारस्परिक रूप से आपस में जुड़े होने चाहिए और एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या संबंध है वह बालक को पता होना चाहिए। जैसे यदि बालक को समझाया जा रहा है कि यह ग्लोब है, तो ग्लोब में वह स्थान तो समझ रहा है और उस स्थान को वह ऐतिहासिक रूप से भी समझ सकता है कि इस स्थान को पूर्व में क्या कहते थे या वहां पर ऐतिहासिक रूप से कौन कौन सी चीजें या कौन सी चीजें जानने योग्य हैं। इसके बाद है प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि पाठ्यक्रम में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अध्ययन के द्वारा ही बालक का सर्वोत्तम विकास संभव हो सकता है। इसके बाद है धर्म, विज्ञान, भाषा, कला, उद्यान, कृषि आदि को शिक्षा में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि ये जो विषय हैं इनके अध्ययन के बगैर छात्र का विकास संभव नहीं है और इनके विकास के द्वारा ही समाज का उत्थान हो सकता है, इसलिए इनकी शिक्षा जरूर बालक को देनी चाहिए। इसके बाद है फ्रोवेल की शिक्षण पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति में फ्रोवेल ने बालकों को जो सिखाने की पद्धति बताई है वह ज्यादातर क्रियाकलाप पर है, खेल पर है या विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं पर है, जिसमें उन्होंने पहले माना है आवृत्ति आत्मक क्रियाएं। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि किसी भी चीज को यदि बार बार हम दोहराते रहेंगे तो बालक उसे सुनेगा और सुनकर सीख लेगा, क्योंकि बालकों में जो विकास भाषा का विकास होता है वह सुनकर होता है। ऐसे में किसी भी क्रिया को बार बार आवृत्ति करते हैं, बार बार बालक के सामने दोहराते हैं तो उसे सीखने में बालक को आसानी होती है। छोटी छोटी कविताएं, गीत, छोटी कहानियां आदि बालक सुनकर सीख सकते हैं आवृत्ति के द्वारा। इसके बाद है वस्तुओं के प्रयोग द्वारा शिक्षण प्रक्रिया। फ्रेडरिक फ्रोवेल का मानना था कि विभिन्न वस्तुओं के द्वारा बालक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। वह मार्बल के टुकड़े, गेंद और विभिन्न प्रकार की पत्थर की वस्तुओं आदि से बालक को शिक्षण प्रदान करते थे, जिससे बालक जोड़ घटाना और वस्तुओं के आकार आदि के बारे में अध्ययन कर पाते थे। इसके बाद था खेल क्रिया द्वारा शिक्षण। फ्रेडरिक फ्रोवेल खेल खेल में बालक को सिखाने पर अधिक बल देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि खेल बालक की स्वाभाविक क्रिया है, इसके लिए बालक को प्रेरित नहीं करना पड़ता है, बालक स्वयं प्रेरित होता है और जब स्वयं बालक प्रेरित होकर खेलता है
तो वह उस विषय को आसानी से समझ लेता है और उसे किसी प्रकार का दबाव भी महसूस नहीं होता है। इसके बाद बालकों के प्रिय व्यापार तथा कार्य द्वारा शिक्षण। फ्रेडरिक फ्रोबेल का मानना था कि बालकों का प्रिय व्यापार मिट्टी के खिलौने बनाना, छोटी बड़ी वस्तुओं को इकट्ठा करना, इसके बाद कांच की गोलियां इकट्ठा करना और छोटे छोटे घर बनाना, साथ ही चित्रकारी करना, पेज की कटिंग करना, पेपर कटिंग करना, ये सब बालकों के प्रिय व्यापार और कार्य हैं। यदि बालकों को इनके द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाए, इनके द्वारा सिखाया जाए, तो वह बालकों के लिए बहुत ही रोचक होगा और बालक उसे सीखने में ज्यादा ही रुचि व्यक्त करेंगे। इसलिए उनके व्यापार या उनके कार्य द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाए। इसके बाद है अनुशासन। फ्रेडरिक फ्रोबेल किसी प्रकार के दमनात्मक अनुशासन से बालकों को दूर रखना चाहते थे। उनका मानना था कि बालक को दंड द्वारा या भय द्वारा सिखाना बिल्कुल ही गलत है। उनका मानना था कि बालक को आत्मक्रिया और आत्मनियंत्रण द्वारा सिखाना चाहिए। बालक में आत्मक्रिया और आत्मनियंत्रण द्वारा ही अनुशासन संभव है। जब बालक को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए दिए जाएंगे और वह उसकी रुचि, उसकी क्षमता के अनुरूप होंगे, तो वह आत्मक्रिया और आत्मनियंत्रण द्वारा स्वयं अनुशासित होंगे। उनको किसी प्रकार से दंडित या दबाव या भयवश अनुशासित करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है शिक्षक। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने शिक्षक की तुलना माली से की है। उनका मानना था कि जिस प्रकार एक बगीचे की सही से देख रेख, किस पौधे को कितनी पानी की, कितनी खाद की आवश्यकता होगी, कितने प्रकाश की आवश्यकता होगी, एक माली समझ सकता है, उसी प्रकार किस बालक को किस प्रकार सिखाया जाए, किस प्रकार उसे शिक्षा प्रदान की जाए, किस क्षेत्र में उसका विकास किया जाए, यह शिक्षक से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उनका मानना था कि शिक्षक एक कुशल मार्गदर्शक है और बालक का उचित विकास शिक्षक के द्वारा ही संभव है। इसके बाद है छात्र। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने छात्र की तुलना पौधे से की है। उनका मानना था कि जिस प्रकार पौधे को माली कोई भी दिशा दे देता है और उसी दिशा में पौधा विकास करने लगता है, उसी प्रकार छात्र भी होते हैं। यदि उनको जिस प्रकार से उनका रखरखाव किया जाएगा, जिस प्रकार उनसे देखभाल की जाएगी, उसी प्रकार से वह अपना विकास करेंगे। इसलिए छात्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद है विद्यालय। विद्यालय के रूप में उन्होंने किंडरगार्टन, जिसे आप बालवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना की। वहां पर उन्होंने अपने सारे प्रयोग स्थापित किए थे। उनका मानना था कि विद्यालय वह स्थान है जहां पर बालक अपनी रुचि से स्वयं आने के लिए तत्पर हो और वहां पर किसी प्रकार का उसे भय का वातावरण न दिखाई दे। वह प्रकृति से ओतप्रोत वातावरण हो जहां पर बालक स्वयं से सीखने के लिए तत्पर हो। साथ ही विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल होना चाहिए, जहां पर उसकी विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों से संबंधित संसाधन उपलब्ध हों। इसके बाद है शिक्षा में योगदान। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने शिक्षा में जो योगदान दिया वह आज भी शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे पहला है शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी, मतलब किंडरगार्टन जो पद्धति है वह छोटे बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इनकी शिक्षा पद्धति में विभिन्न इंद्रियों, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बालक को वास्तविक ज्ञान होता है और बालक उसे आसानी से सीख लेते हैं। दूसरा है सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक पद्धति। किंडरगार्टन की जो पद्धति है बड़ी सरल है, रुचिपूर्ण है और आकर्षक पद्धति है। यह बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। बालक इसमें किसी प्रकार से दबाव नहीं महसूस करते। उन्हें इस शिक्षण पद्धति द्वारा सीखने में ज्यादा मौके मिलते हैं और बालक का विभिन्न क्षेत्रों में विकास संभव हो सकता है। साथ ही इस पद्धति में बालक की जो भी ऊर्जा होती है वह नष्ट नहीं होती, उसे दिशा प्रदान की जाती है। इसके बाद है इंद्रियों का प्रशिक्षण। फ्रेडरिक फ्रोबेल ने
शिक्षा के क्षेत्र में इंद्रियों के परीक्षण पर विशेष बल दिया है। उनका मानना था कि हम शिक्षा इंद्रियों के परीक्षण द्वारा यदि प्रदान करें तो बालक के सीखने में सहायता मिलेगी, साथ ही बालक के लिए वह बहुत ही रुचिकर होगा। इसके बाद यदि हम इनकी कृति के बारे में बात करें, कृतियों के बारे में बात करें, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने जो एक पुस्तक लिखी है, एजुकेशन ऑफ मैन, मनुष्य की शिक्षा, यही इनकी पुस्तक है। इसके बाद अन्य इनकी पुस्तकों के बारे में ज्यादा विवरण नहीं मिलता है। तो आज हमने पढ़ा फ्रेडरिक फ्रोबेल के बारे में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मारिया मॉन्टेसरी के बारे में। दूसरी चीज, फ्रेडरिक फ्रोबेल के जो गुरु थे पेस्टोलॉजी, उनसे ये बहुत ही प्रभावित थे और उनके बहुत सारे अनुभवों को या उनके द्वारा बहुत दी गई शिक्षाओं को इन्होंने अपने जीवन में लागू किया था और इससे इनका आगे मार्ग प्रशस्त होता रहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।